नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। बीच बहस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, और ऐसा खून होता है एक सैनिक या सिपाही का। भारतीय सेना के सिपाही रात और दिन देश की सेवा में डटे रहते हैं। सीमा पर कोई विपदा हो या देश के अंदर कोई आपदा, वे हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे सैनिकों के शौर्य, बलिदान और साहस के लिए हम उनके ऋणी हैं। 7 दिसंबर एक बेहद खास दिन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु समर्पित एक खास दिन है। इस खास दिन पर खास जानकारियों के लिए एक विशिष्ट शख्सियत आज हमारे बीच हैं। मेजर जनरल सुभाष चंद्र पारेख। आप डॉक्टर भी रहे हैं और 36 सालों तक सशस्त्र सेना में आपने सेवाएं दी है। एक शानदार सैन्य करियर में आपने कई पदों को सुशोभित किया है। अनेकों सम्मान, रक्षा मंत्री ट्रॉफी, सूर्य ट्रॉफी जैसे सम्मानों से आप नवाजे गए हैं। आज आप हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आज जो खास दिन है 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना दिवस, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? क्या इसको शुरू करने का प्रयोजन था? किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, इसके लिए हम एक सैनिक के जीवन के कार्यों की थोड़ा उल्लेखन करें तो हम ये देखेंगे कि सैनिक हमेशा देश की सुरक्षा, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है और अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे में जितने भी युद्ध हुए उनमें या तो किसी सैनिक की मृत्यु हुई है या वो डिसेबल्ड हुआ है। यदि मृत्यु हो जाती है तो वो चूँकि ब्रेड अर्नर होता है तो उसके परिवार को सहायता की आवश्यकता होती है। और मुझे फ़ख्र है कि भारत सरकार और जो जिस राज्य का वो सैनिक है वो राज्य सरकार भी उनकी सहायता करती है, लेकिन फिर भी कमी रहती है। तो बहुत सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है। इसी के तहत भारत सरकार ने 1949 में ये डिसाइड किया कि 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाए और इसके तहत कुछ धन एकत्रित किया जाए जनरल पब्लिक से, ताकि उस धन से उन लोगों के परिवारों की या जो अशक्त हो गए हैं सैनिक, उनकी मदद की जा सके। यही इसका उद्देश्य है। सर, आपने जैसे बताया कि आम जनता से जो सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए धनराशि एकत्र की जाती है, तो जो धनराशि सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए आती है वो किस तरह सशस्त्र बलों के द्वारा मैनेज की जाती है और आगे किस तरह उन्हें मुहैया कराई जाती है? हमारे केंद्रीय स्तर पर इसकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसके चेयरमैन खुद रक्षा मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। तो एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है, एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है, फिर राज्य में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड होता है जी। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस जवान को या उसके परिवार को उस धन की आवश्यकता होती है। तो केंद्र से प्रोपोर्शनेटली राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, राज्य से जिला स्तर को डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वो वेलफेयर कार्यक्रम उस सोल्जर तक पहुंचता है। ये एक प्रक्रिया होती है जो बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही टॉप लेवल पर मैनेज्ड होती है। इससे उनका जो वेलफेयर है वो देखा जाता है। सर, बात करें सशस्त्र सेना की, तो सेना के कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं? तीनों अंग, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, जल सेना हो या वायुसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के लिए ही ये फ्लैग डे मनाया जाता है। इसीलिए इसको आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कहा जाता है। और इस दिन बहुत से कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिसमें लोगों को ये तस्वीर पेश की जाती है कि किस तरह से सैनिक कार्य करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। वो न केवल धन देने के लिए बल्कि सेना की तरफ आकर्षित होने के लिए भी इस दिन बहुत से प्रोग्राम किए जाते हैं जो आर्म फोर्सेस हर स्टेशन में करती है। और उसमें जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो राज्य के शासकीय कार्य मंत्री या जो मिनिस्टर्स और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके सबके मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित होता है और पब्लिक को ये दिखाया जाता है।
यानी कि सशस्त्र सेनाओं की जो कार्यशैली है उससे आम जनता को रूबरू करवाया जाता है। तो इस खास दिन में जो कार्यशैली से तो आप अवगत करवाते हैं, उसके अलावा कुछ विशेष आयोजन या रंगारंग कार्यक्रम या रैली कुछ जो सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित की जाती हो? बहुत कुछ होता है। न केवल ये दिखाया जाता है कि पराक्रम कैसे किया जाता है, सैनिक कैसे लड़ता है, सैनिक कैसे रहता है, उसके अलावा बहुत से राष्ट्र प्रेम से प्रेरित नाटकीय और संगीतीय कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। जनरल पब्लिक उसको देखती है, वो न केवल सेना के प्रति आकर्षित होती है बल्कि होल हार्टेडली इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहती है। और ये प्रोग्राम हर स्टेशन पर, जहाँ मिलिट्री स्टेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो आर्मी और सिविल का जो लाइसेंस सेल है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। सर, बात करें सशस्त्र बलों की और फिर उसमें बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान शूरवीरों की धरती है और राजस्थान में स्पेशली अगर शेखावाटी क्षेत्र है तो यहाँ से काफ़ी संख्या में युवा सेना से जुड़े हुए हैं। तो इस खास दिन राजस्थान में क्या कुछ खास आयोजन होते हैं? देखिए, राजस्थान के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो बहुत ही शौर्यपूर्ण इतिहास है। कोई सा भी युग रहा हो, हर युग में राजस्थान के सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया है। आज़ादी के बाद में 49, 62, 65, 71 और फिर कारगिल ऑपरेशन में अनेक गाथाएं हैं जो ये प्रेरित करती है कि राजस्थान के शूरवीरों ने किस तरह से दुश्मन को पीछे हटाया या दुश्मन को परास्त किया। बिल्कुल सर, कहते हैं कि शेखावाटी की तो हर घर से एक रणबांकुरा निकला हुआ है। न केवल घर से बल्कि पीढ़ियाँ। जी। मतलब मैं खुद शेखावाटी को बिलोंग करता हूँ और हर घर में हमारे यहाँ 4-5 जनरेशन्स मिल जाएंगी जो सेना में जाती रही हैं। सेना कोई एक धन कमाने का साधन नहीं है जी। ये तो जीवन का एक तरीका है और ये तरीका उन्हीं को आता है जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने हमेशा देखा है, जिन्होंने वो अनुशासित जीवन देखा है, जिन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लोगों में देखा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सैनिक मरना नहीं चाहता है लेकिन मरने के लिए तैयार रहता है, देश के लिए, देशवासियों के लिए। कैसी भी परिस्थिति हो, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो कैसे सैनिक ह्यूमन चेन बना करके अपने ऊपर से बच्चों को निकाल देते हैं। ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो, और इनको प्रदर्शित किया जाता है आज के दिन लोगों के सामने ताकि वो अट्रैक्ट हों, न केवल धन देने के लिए बल्कि खुद भी उसमें जुड़ने के लिए। ऐसे कार्यक्रम हर जगह होते रहते हैं और युवा इससे प्रेरित होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी जो कार्यक्रम होता है और जो सैनिक की वर्दी में सैनिक को दिखाया जाता है, तीनों आर्मी के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिक्स को, उससे जवान बहुत अट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जज्बा उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक अर्थ युग है। लोग आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो सेना को प्रेफर करते हैं। एक यहीं के ब्रिगेडियर साहब के लड़के ने कॉरपोरेट जीवन को ज्वाइन किया था और 3 साल बाद वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के फिर से आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि उसको ये महसूस हुआ कि जो जीवन वहाँ है वो यहाँ नहीं है। उनके खून में देश प्रेम और देश सेवा होती है। सर, बात करें अगर एक आम आदमी की, तो आम आदमी हमेशा से अपने सैनिकों, अपने सिपाहियों के प्रति सम्मानजनक एक दृष्टि रखता है और उनका ऋणी भी रहता है। तो ये जो खास दिन है जो सशस्त्र बलों के कार्मिकों के परिवारजनों के कल्याण के लिए है, इस खास दिन, इस पुनीत कार्य से जुड़ने के लिए आम आदमी जो अगर जुड़ना चाहता है तो वो क्या तरीका है? इसके लिए कलेक्ट्रेट से फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो स्कूल्स में भी भेजे जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में भी भेजे जाते हैं और पब्लिक में भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत पब्लिक जहां आ सकती है, मॉल या इस तरह की जगह है, वहां भी कुछ लोग खड़े होकर के फ्लैग्स को सेल करते हैं। और मैंने ये महसूस किया है हर जगह कि हर आदमी बहुत ही इज्जत के साथ उस फ्लैग को लेता है और गौरव महसूस करता है। न केवल ये, बल्कि कुछ लोग तो हमसे ये भी पूछते हैं कि इस फ्लैग के अलावा भी अब यदि हमें इस फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करना हो, जब उनको ये समझ में आ जाता है कि इस पैसे से उन लोगों का कल्याण होगा,
उन लोगों के जीवन के लिए कुछ काम कार्य होगा, उन विधवाओं की वेलफेयर के लिए कुछ कार्य होगा जिन्होंने हमको सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च निछावर किया है। तो लोग बहुत होल हार्टेडली देते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत पैसा इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पैसा इकट्ठा होने के बाद में राज्य स्तर पर जाता है और फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास में ये पैसा पहुंचता है। वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजिंग कमेटी इस फंड्स को मैनेज करती है, डिफेंस मिनिस्टर खुद उसके चेयरमैन है। प्रोपोर्शनेट डाटा के बेसिस पर सभी स्टेट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वो जिला स्तर तक पहुँच करके और डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुँचता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे जयपुर में एक विधवा विश्राम गृह है, इसमें विद्याधर नगर में बना हुआ है, विडोज़ रेजिडेंशियल एरिया, जहां उनके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो रह सकते हैं, या वो लोग जयपुर में किसी काम से आए हुए हैं तो वो वहां रह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है जिनके लिए शायद ऑफिशियली कोई प्रावधान न हो, पर वेलफेयर फंड से उनका प्रावधान किया जाता है। तो बहुत ही दिल से लोग, मैंने देखा है, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें जो भी अपेक्षा की जाती है उससे अधिक ही धन एकत्रित हो जाता है। सर, बात करें देश सेवा की तो आम जन भी मतलब देश सेवा करना ही चाहते हैं और वो इसीलिए सैनिकों के कल्याण के लिए जो ये कार्य है इससे जुड़ते हैं। और जैसा कि आपने तिरंगे के लिए बताया, तो तिरंगा तो और झंडा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, तो सर्टेनली लोग इससे जुड़ते हैं। लेकिन क्या सेना भी आम लोगों को इस दिन से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम या तरीके अपनाती है? हाँ, सेना इसमें फेयर्स का, मेलों का आयोजन करती है। हर स्टेशन पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं और उनको सैनिकों के और सैनिक कल्याण की योजनाओं के बारे में विस्तृत से बताया जाता है। उसके अलावा जो आम आदमी और जो यूथ है वो आजकल मीडिया की वजह से बहुत इन्फॉर्म्ड है, बहुत प्रोत्साहित है, वो इन सब बातों को समझता है और उसके लिए न केवल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होता है लेकिन खुद भी ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है। और ऐसा देखा गया है कि जिनका जज्बा देश के लिए कुछ करने का है वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं और वो उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। सर, बात करें किसी भी देश की सुरक्षा की, तो देश की सुरक्षा के साथ विकास के लिए सेना का परिक्रम कितना ज़रूरी है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने ये पूछा है प्रीति जी। और देखिए, किसी भी देश की जो इमीडिएट निहबर्स हैं उनसे डिस्प्यूट हो सकता है, ये एक साधारण बात है। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक डिप्लोमेटिक चैनल होती है। आपने देखा होगा रामायण में भी हनुमान जी और अंगद गए थे रावण को मनाने के लिए, डिप्लोमेटिक, वो दैट इज नोन एज डिप्लोमेटिक चैनल। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे दुर्योधन को ये कहने के लिए कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। लेकिन जब ये डिप्लोमेटिक चैनल काम नहीं कर पाती है, सामने वाले की इच्छा युद्ध करने की ही है, तो फिर आप तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। आप देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। यदि हम 1971 ऑपरेशन की देखें तो 99,000 ट्रुप्स को इंडियन आर्मी ने सरेंडर करवाया था। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी घटना है। मेरा ख्याल संपूर्ण विश्व में एक ऐतिहासिक मौका रहा है कि जब इतने लोगों ने एक साथ सरेंडर किया था। और फिर हमारे देश की मैग्निमिटी देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर हमने उनको न केवल यहाँ रखते हुए उनका ध्यान रखा, बाद में उन्हें फ्री भी कर दिया था। कारगिल ऑपरेशन में देखिए, बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था, मैं उस वक्त सर्विस में था जी। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट हमारे सोल्जर्स वहाँ गए। बहुत फेमस लड़ाई आप मीडिया में है, आपने सुनी होगी तोलोलिंगा पहाड़ी की, जहाँ बहुत हैवी कैजुअलिटीज हो रही थी और हमारे बहुत सारे शूरवीर शहीद हुए थे। सेकंड राजरीफ, जहाँ राजस्थान के ही बहुत जवान थे और उन्होंने, राजस्थान के नहीं सभी जगह के जवान थे, लेकिन सेकंड राजरीफ उसका नाम है, वो यूनिट वहाँ गई और उन्होंने उसको कैप्चर किया और देश को एक ऐतिहासिक जीत दिलवाई। और जो प्रधानमंत्री का एक विजन था
कि हमें अपनी धरती को खाली करवाना है और दूसरे की धरती में एंटर नहीं होना चाहिए, उसको बखूबी निभाया। तो वो डिसिप्लिन सशस्त्र सेना में होना आवश्यक है, तभी उनको विजय मिलती है। सर बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो डिसिप्लिन होना और वो जो देश प्रेम की भावना है, जिसने आपने बताया कि जो बांग्लादेश वाला जो युद्ध हुआ, जो कारगिल युद्ध हुआ, और उनमें जो हमारे सैनिकों का अतुलनीय पराक्रम था वो सराहनीय था। और ये सारी जो विजय पताकाएं फहराई गई सैनिकों के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं सेना के डिसिप्लिन का ही बहुत बड़ा योगदान था। सर बात करें अगर बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो इसमें सेनाओं को मजबूत करने के साथ उनको तकनीकी रूप से भी सशक्त किया जा रहा है। तो आज भारतीय सेना की क्या स्थिति है? वी आर सेकेंड टू नन। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स बहुत तकनीकी रूप से विकसित है। हमारे पास वो सब इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स हैं जिससे किसी भी तरह के दुश्मन का सामना किया जा सकता है, और उसमें हम कोई कमी नहीं है। और मुझे फ़ख्र है कि भारत सरकार इसके लिए हमेशा प्रेरित रहती है, और इसीलिए आपके इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक रहते हैं। इसीलिए जो आपका पड़ोसी राष्ट्र आप पर कब्जा करना चाहता है वो डर के रहता है, क्योंकि उसको मालूम होता है। लेकिन घूम फिर के मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो आदमी के अंदर की जो इच्छा होती है, मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे फ़ख्र है ये कहते हुए कि हमारे सैनिक में वो पराक्रम है, हमारे सैनिकों में वो जोश है कि कैसी भी परिस्थिति हो, भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये ही उस डिसिप्लिन से, ट्रेनिंग से, और जो उनको पराक्रम की उदाहरण मिलते हैं अपने पूर्वजों के, उसकी वजह से हैं। नहीं केवल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनली भी हमारी सेना ने हमेशा अच्छा काम किया है। आप वर्ल्ड वार 1 को देख लीजिए, वर्ल्ड वार 2 को देख लीजिए, और अभी भी यूएन में भारतीय सेना का बहुत योगदान है। हमारी बहुत सी ट्रुप्स अंडर द यूएन अम्ब्रेला उन देशों में हैं जहां अराजकता है, जहां टेररिज्म है। पीस मिशन पर हमारी यूएन पीस मिशन पर हमारी सेनाएं काम कर रही हैं, और दे आर लाइक्ड। अद्भुत, कहीं पर भी इस तरह की त्रासदी होती है। ईरान में अर्थक्वेक आया था, ईरान में प्रॉब्लम हुई थी, और भारतीय सेना ने अपना एक हॉस्पिटल भेजा था। 15 डेज के लिए वो हॉस्पिटल गया था, और मुझे ध्यान है कि 2 महीने तक उनकी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करके उस अस्पताल को रखा। तो हमारे सोल्जर, चाहे वो युद्ध करने वाले हों या सर्विसेज हों, वो अपना संपूर्ण उस वक्त देते हैं जिससे उनको अपनी कार्यशैली पर बाकी लोगों को गर्व रहता है उनके ऊपर, और लोग चाहते हैं कि भारतीय सेना आए। भारतीय सैनिकों का जो मानवीय पक्ष है वो भी उनके शौर्य की तरह ही उजला है। एक सैनिक का चरित्र, उसका शौर्य, उसका त्याग, उसका अनुशासन एक नागरिक के लिए अंगीकार करना उस समाज के लिए, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद भी एक सैनिक रहे हैं, तो आपके इस पर क्या विचार है? कैरेक्टर, चरित्र और डिसिप्लिन, ये तो वो गहने हैं किसी भी आदमी में कि जिससे वो कहीं भी हो, न केवल आर्मी में बल्कि किसी भी जीवन में। यदि आप व्यापार करते हैं, या आप सर्विस करते हैं, या आप खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, और या सैनिक हैं, यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं और आपका चरित्र अच्छा है तो आपको हमेशा सफलता मिलती है, और वही सही सफलता होती है। सैनिक अनुशासन अनुकरणीय है, उसको लोग पालन करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कभी सैनिक जब अपने ऑफिस में होता है तो घड़ी की तरफ नहीं देखता है कि अभी टाइम हो गया है, वो अपने कार्य की तरफ देखता है। उसका कार्य जब तक कंप्लीट नहीं होता वो वहाँ से उठता नहीं है। तो वो जो अनुशासन ट्रेनिंग के दौरान में उनके अंदर इनकल्टिवेट की जाती है, उसकी वजह से उसका एक बहुत ही चरित्र ऐसा निखर के उठता है कि वो अपने कर्तव्य को सबसे पहले, जैसे आर्म फोर्सेस में थिंकिंग है, द नेशन कम्स फर्स्ट, यस, द मैन आई कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड माई ओन वेलफेयर एंड ईज कम्स द लास्ट। तो वो जो फीलिंग है, वो जो फिलॉसफी है, उससे जो लोग ग्रोथ करके और आगे बढ़ते हैं तो वो तो सफल होंगे ही होंगे, और वो कार्य कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, और देश के लिए वो अपना
सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, ये कोई आसान ट्रेनिंग की बात नहीं है। ये एक सिस्टम है जो उनमें इस तरह की भावना से उन्हें प्रेरित करता है, और उस वक्त उनमें बहुत बड़ा जज्बा होता है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। कहीं फ्लड आ गया, कहीं राइट्स हो गए, कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया। आप देखिए कि ये 26/11 को जो बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस वक्त भी सोल्जर्स ने जाकर के किस बखूबी से उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था। ये सब चीज़ें, ये सब एग्जाम्पल हैं जो हमारे सिविलियंस भी सब देखते हैं और उनको फक्र होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, बात करें अगर अनुशासन की, तो अनुशासन की कहते हैं सर्वोच्च जो मिसाल है वो या तो सूर्य है या हमारे सिपाही हैं। और अनुशासन की अगर बात करें तो ये भारतीय सेना का एक बेहद खास अंग है और सैनिकों के व्यक्तित्व की खूबी है। तो आज के युवाओं में आप अनुशासन को लेकर क्या पाते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के युवा अनुशासित नहीं हैं जी। वो अपनी लाइन में आजकल युवा बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में वो जा रहे हैं, और बिना अनुशासन के कहीं भी सफलता हासिल नहीं होती है। हाँ, सैनिक अनुशासन एक अलग तरह का अनुशासन है, उसमें हर काम समय से करने की उसे ट्रेनिंग दी जाती है, समय पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होते हैं, उसमें 2 मिनट 3 मिनट के फैसले पर सीनियर और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के अराइवल में टाइम रखा जाता है, और बिल्कुल आप घड़ी मिला सकती हैं, घड़ी देख सकती हैं, उसी वक्त वो पहुंचते हैं। बहुत से लोग जो मेरे सिविलियन मित्र सर्विस टाइम में हमारे साथ आए और इस तरह के ओकेजन्स पर जब उनकी निगाहें पड़ी तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि ये सब कैसे संभव है। ये उसी डिसिप्लिन का है। इवन जो ऑफिसर्स के ड्राइवर होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं कि तुम्हारा टाइम इतना है, मेरा टाइम इतना है, तुम अभी कहाँ हो। तो उस डिसिप्लिन की वजह से ही, बिकॉज समय पर पहुंचना, डिसिप्लिन होना। मान लीजिए युद्ध का मैदान है, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है कि उस जगह को आपको एयर प्रोटेक्शन रहेगा, इतने 11:02 से लेके रात्रि के 11:02 से लेके 11:13 तक आपको उसको क्रॉस करना है। यदि आप उसके पहले पहुंच गए या उसके बाद में पहुंच गए तो आपको तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो वो डिसिप्लिन वहां तो होना ही होना है। वो डिसिप्लिन है तभी सफलता है, और उस डिसिप्लिन को आजकल जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब फॉलो करते हैं। मतलब मीडिया वाले भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी फॉलो करते हैं, और जो डिसिप्लिन को और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो फिर सक्सेस नहीं होते हैं। हाँ, सैनिक एक एग्जाम्पल है जो यूथ अभी स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो उनको ड्रिल करते हुए देखते हैं, 26 जनवरी को परेड करते हुए देखते हैं, उनके सामने से सैनिक उपकरण निकलता है तो उनमें जोश आता है, उनको भी इच्छा होती है ज्वाइन करने की, और इसी से वो प्रेरित होते हैं। सर, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, जैसा आपने बताया, और सेना और डिसिप्लिन एक दूसरे के, हम कहें कि सिनोनिम, पर्यायवाची हैं तो ठीक रहेगा। बात करें अगर सेना की, तो हमारे यहाँ पर सेना में शामिल होना विरासत के रूप में देखा जाता है। तो आज की जो पीढ़ी है उसमें सेना के प्रति कितनी जागरूकता है? बहुत पहले ये एक फैमिलियल प्रोफेशन ही था जी। कुछ परिवार थे जो कंट्रीब्यूट करते आए हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज, और मैं इसकी क्रेडिट दूंगा सोशल मीडिया को, उसकी वजह से जो सैनिक के पराक्रम है, जो सैनिक की ग्रोथ होती है, जो उसके प्रमोशंस होते हैं, जो उसके लिए वेलफेयर स्कीम होती है, उससे सभी युवा वाकिफ़ हैं और वो उसको ज्वाइन करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो अब वो पारिवारिक वाली बात नहीं रही है। अब आप देखिए, किसी भी यूनिट में चले जाएं, आपको देश के हर कोने कोने से सोल्जर्स मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट ने भी ऐसा सिस्टम किया हुआ है जो डिफरेंट रिक्रूटिंग जोन्स हैं, उनमें उसी जोन से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो प्रोपोर्शनेट रेशियो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन का बना रहे। सर, सेना में भर्ती के लिए और सैनिकों के प्रति जागरूकता के लिए जो सैनिक स्कूल हैं उनके योगदान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा योगदान है उनका, और इसीलिए गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लिया है बहुत कुछ 100+ और स्कूल खोलने का। क्योंकि जैसे मैं आपकी राजस्थान की बात करता हूँ तो धौलपुर, अजमेर, चित्तौड़, ये स्कूल्स हैं। आप देखिए, इन्होंने न केवल सीनियर ऑफिसर्स बल्कि बहुत ही
सफल व्यक्तित्व का निर्माण किया है। बहुत से लोग मुझे फ़क्र है आपको ये बताते हुए कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी सैनिक स्कूल चित्तौड़ के पढ़े हुए हैं। तो बिकॉज इन स्कूल्स में क्या होता है कि न कभी ऐसा होता है कि आज आप क्लास बंक कर सकते हैं, न कभी ऐसा हो सकता है कि आज टीचर नहीं आया है। वो समय पर वो क्लासेस शुरू होती है, उससे पहले फिजिकल ट्रेनिंग होती है, शाम को गेम्स होती है और आपको दिन भर इस तरह से बिजी रखा जाता है कि फिर आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ भी देखें आप बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखिए, आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं सैनिक स्कूल से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। सो बहुत ही सही डिसीजन गवर्नमेंट का हो रहा है कि वो और सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। सर, अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इसका एक क्रिटिसिज्म हुआ है जी, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से इससे दो मुख्य फायदे होने वाले हैं जी। क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अग्निवीर को रखा जाएगा। तो एक तो वो जो अग्निवीर बन जाएगा और वो बाहर निकल करके सिविल लाइफ में आएगा तो वो एक डिसिप्लिन्ड और सुदृढ़ चरित्र वाले आदमी के रूप में तकनीकली ट्रेंड व्यक्ति होगा और उसके पास कुछ फंड्स भी होंगे जिससे वो अपना भी कार्य कर सकता है। सर, आपने बेहद उम्दा जानकारियां आज हमारे लिए साथ शेयर करी है। क्या एक संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जी, ईमानदारी से, जी, निष्ठा से, देश प्रेम की भावना से, देश को आगे बढ़ाने की भावना से और फिर अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए धन कमाएं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो यानी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। सर, बेहद खास जानकारियाँ आपने हमारे साथ शेयर करी और बहुत अच्छी महती उपलब्धियाँ जो आपने हमारे को बताई और हमारे सैनिकों के पराक्रम से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ आपने करी। आपके इस समय के लिए और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।